कि जो नॉर्मलटा होगा वो मोलरटा डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टरा होगा। मोलैरिटी को वैलेंसी फैक्टर से डिवाइड करेगा, नॉर्मेलिटी आ जाएगी। नॉर्मेलिटी को मल्टीप्लाई करेगा, नॉर्मेलिटी को नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 12, वॉल्यूम कितनी है 2 लीटर, तो आंसर कितना आ गया 6 मोल्स पर लीटर। ये इसकी मोलैरिटी आ गई। मोलैरिटी निकालनी आ गई, मोलैरिटी निकालनी। मैं बोलूंगा आपको कि यार नॉर्मेलिटी का सवाल दिया है, पहले मोलैरिटी निकाल और उसको वैलेंसी फैक्टर से डिवाइड करते, नॉर्मेलिटी निकल जाएगी। आए समझ? अभी करके प्यारे बच्चे को तो ग्राम इक्विवेलेंट का कंसेप्ट ही पता नहीं है, तो मेरा प्यारा बच्चा क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा, मास्टर की बात सुनेगा, आराम से सुनेगा। मैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आपको परसेंटेज पता हो 10 raised to power 4 से मल्टीप्लाई कर देना, पीपीएम आ जाएगा। और अगर पीपीएम पता हो उसको 10 raised to power 4 से डिवाइड कर देना, तो आंसर मास परसेंटेज। अभी करके बता। मोल फ्रैक्शन ऑफ अशरफ जीटा ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ अशरफ क्या होगा? दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। अब देख, मोल फ्रैक्शन को डिनोट करते जीटा से, एक्स भी बोल, कोई इशू नहीं है, बट तुझे कंसेप्ट पता होना। ओह, आवाज आ रही है? हाँ हाँ, लाइव है, हाँ लाइव है। चलो स्टार्ट करो, चलो जी, चलो जय जी स्टार्ट कर लो। हाँ, हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, नमस्ते, सत श्री अकाल, क्या हाल है? रुखसाना, फरजाना, बशीर, नजीर, मुदस्सिर, मुबश्शिर, ओवैस, रोहन, करण, पीयूष, सरदीप सिंह, मेरे प्यारे बच्चे गड्डू। बशीर सर आप भी ठीक है? हाँ सर ठीक है। सर पहले तो आप ये बताओ कि एक हफ्ते से आपने कोई लेक्चर नहीं डाला, क्या प्रॉब्लम थी? यार हम तुमको बता चुका है, कभी लाइट का प्रॉब्लम हो जाता है और कभी हम बीमार हो जाता है, तो कुछ ना कीजिए, मैं कान पकड़ के आप सबसे सॉरी बोल रहा हूं। आगे से इंशाल्लाह ऐसा कुछ नहीं होगा, आपको रेगुलर बेसिस पे लेक्चर मिलेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। अच्छा जी, अच्छा सर, आज कौन सा लेक्चर है? आज लेक्चर नंबर 3 है सोल्यूशन का, जिसमें मैं आपको 3 टॉपिक बहुत अच्छे से करवाऊंगा और हम कंसंट्रेशन टर्म्स को आज एंड करेंगे। कौन कौन सा टॉपिक होगा? एक नॉर्मेलिटी होगा, एक मोल फ्रैक्शन होगा और एक पीपीएम होगा, ठीक है? अच्छा मेरी बात ध्यान से अच्छे से समझना। नॉर्मेलिटी कुछ बच्चों को समझ नहीं आएगी, जैसे नाजिया या बशीर को नॉर्मेलिटी समझ नहीं आ सकती, थोड़ा सा टफ सा कंसेप्ट है, बट मैं बिल्कुल बेसिक लेके चलूंगा। बट इसकी ज्यादा बात मैं करूंगा रेडॉक्स रिएक्शन क्लास 11th में, जब वहां पे मैं रेडॉक्स पढ़ा रहा हूंगा, तो प्लीज मैं आपको इसी लेक्चर्स में बता दूंगा कि मैं क्लास 11th में रेडॉक्स शुरू कर रहा हूं। किसी को नॉर्मेलिटी समझ नहीं आ रही है तो प्लीज वहां जाके देख ले। बट एक चीज बिल्कुल ध्यान से अच्छे से समझना, मैं यहां पे भी नॉर्मेलिटी बहुत अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करूंगा। नॉर्मेलिटी बहुत इजी है, बहुत इजी है। तो करते हैं हम अपना लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट विदाउट एनी बकवास किए हुए। आपने भी पूरा पूरा ध्यान इधर देना है, जो मैं बात बोल रहा हूं आपने अच्छे से सुननी है, अच्छे से कॉपी पे उतारनी है, ठीक है? ओके जी मास्टर, ओके ओके ठीक है। तो मैं ये लिखने जा रहा हूं, दैट इज नॉर्मेलिटी। ये मैंने क्या लिखा? नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी। बिल्कुल ध्यान से अच्छे से समझना नॉर्मेलिटी क्या होती है। देखो मुझे पता है कि ये भी एक कंसंट्रेशन टर्म है, तो इसकी एक स्टेटमेंट रहती होगी। कैसी स्टेटमेंट है इसकी? ये स्टेटमेंट है। क्या स्टेटमेंट है? इट इज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने ग्राम इक्विवेलेंट हैं, वही नॉर्मेलिटी होती है। बट मेरे प्यारे बच्चे को तो ग्राम इक्विवेलेंट का कंसेप्ट ही पता नहीं है, तो मेरा प्यारा बच्चा क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा, मास्टर की बात सुनेगा, आराम से सुनेगा। मैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। जैसे वो मोलैरिटी में नहीं होता था नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, वैसे यहां पे क्या होता है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पर यूनिट वॉल्यूम। अब एक ध्यान में समझना, थोड़ा सा बेसिक लेके चलते। मैं बोल रहा हूं ये मेरे पास सोल्यूशन है, बिल्कुल आराम से। ये मेरे पास 1 लीटर सोल्यूशन है, ये मेरे पास 1 लीटर सॉल्यूशन है। तो 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने ग्राम इक्विवेलेंट होंगे, वही सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी हो जाएगी। यहां पे मैंने 5 ग्राम इक्विवेलेंट डाले, तो यहां की नॉर्मेलिटी कितनी होगी? 5
ग्राम इक्विवेलेंट पर यूनिट पर लीटर, यही आंसर है, यही नॉर्मेलिटी निकली। ठीक है, अब और ध्यान से समझो, मैंने इसको रिपीट करने के लिए, ताकि आपको अच्छे से समझ आया है कि नहीं है, मैं दोबारा लिख रहा हूं। मैं बोल रहा हूं मेरे पास 1 लीटर सॉल्यूशन है, 1 लीटर सॉल्यूशन है, इसमें मैंने 10 ग्राम इक्विवेलेंट डाल दिए। ठीक है, 10 ग्राम इक्विवेलेंट डाले तो नॉर्मेलिटी कितनी आ जाएगी? नॉर्मेलिटी होगी 10 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, पर मतलब 1 लीटर में कितने ग्राम इक्विवेलेंट डाले। सर ग्राम इक्विवेलेंट को अभी मैं 10 ग्राम इक्विवेलेंट करके ही याद रखूं? हाँ मेरे प्यारे बच्चे, तो 10 मतलब अभी तो ग्राम इक्विवेलेंट को ऐसे ही मान के चल कि मास्टर तुझे नंबर ऑफ मोल्स का ही बता रहा है, आगे चल के मैं आपको नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अच्छे से पढ़ाऊंगा। अच्छा, थोड़ा सा लेवल अप करते, थोड़ा सा लेवल क्या कर देते, थोड़ा जा लेवल अप कर छोड़ दिया। ठीक है, क्या कर देते, थोड़ा सा लेवल अप करते और सवाल के स्टैंडर्ड को बढ़ाते। और सवाल के स्टैंडर्ड को किस तरह से बढ़ाते, मैं बोल रहा हूं कि मेरे पास सोल्यूशन है 2 लीटर, इस बार कितना है, 2 लीटर सोल्यूशन, कितना है, 2 लीटर सोल्यूशन, और इसमें मैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डाल रहा हूं 10 ग्राम इक्विवेलेंट डाले। ठीक है, तो अब इसकी नॉर्मेलिटी क्या होगी, तो इसको मैं बिल्कुल आराम से यूनिटरी मेथड से करूंगा। ठीक है, क्योंकि मुझे 2 लीटर सॉल्यूशन में कितने ग्राम इक्विवेलेंट है ये नहीं चाहिए, मुझे 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने ग्राम इक्विवेलेंट है ये चाहिए। होप तुझे समझ आया होगा। तो मैं बिल्कुल बेसिक से चल रहा हूं, तो मैं क्या बोल रहा हूं, ये 2 लीटर सॉल्यूशन में 10 ग्राम इक्विवेलेंट हैं, 2 लीटर सॉल्यूशन में 10 ग्राम इक्विवेलेंट हैं। मुझे 2 लीटर का नहीं चाहिए, मुझे 2 लीटर में 10 ग्राम इक्विवेलेंट है, मुझे 1 लीटर का चाहिए। तो मैं 2 इंटू 1 लीटर सॉल्यूशन इज इक्वल टू 10 ग्राम इक्विवेलेंट। तो 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना होगा, 1 लीटर सॉल्यूशन में होगा 10/2, ये 10, ये 2 इधर मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में चला जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट। तो ये कितना आ गया, 5 आ गया। तो 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने ग्राम इक्विवेलेंट है, वही नॉर्मेलिटी है। तो यहां पे नॉर्मेलिटी कितनी आ जाएगी, 5 ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन लीटर। ये बात समझ आ गई? हाँ मास्टर तेरी ये बात समझ आ गई है, पर तू एक चीज ध्यान में रख, एक चीज ध्यान से अच्छे से समझना, बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल बेसिक है, कहीं मैं दूर नहीं जा रहा। मैं बोल रहा हूं ये अहा, 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 ये देखना, ए, तुम कलर नहीं लगा सकता क्या, तुम क्या करेगा, कलर तो लगा है। हाँ देख, 1 लीटर सॉल्यूशन में, 1 लीटर सॉल्यूशन में समझना, 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने ग्राम इक्विवेलेंट हैं वही नॉर्मेलिटी होती है। तो यहां से नॉर्मेलिटी का थोड़ा सा अगर आप फॉर्मूला देखो, नॉर्मेलिटी का जो फॉर्मूला मिलेगा वो फॉर्मूला क्या मिलेगा, देखो ऊपर आपने रखे हैं क्या, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, और नीचे आपने क्या रखा हुआ है, नीचे आपने रखा है जो वॉल्यूम है वो किस में रखा हुआ है, लीटर में रखा हुआ है। समझ आया कि नहीं है? तो अगर नॉर्मेलिटी का कोई फॉर्मूला पूछता है तो उसका आंसर क्या आएगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पर यूनिट वॉल्यूम। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। समझ आया कि नहीं आया? आ गया। मोलैरिटी का क्या था, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर। ये हमारे पास नॉर्मेलिटी का मोटा माटी कंसेप्ट आया। बट मुझे अभी भी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के बारे में नहीं पता है मास्टर, प्लीज मुझे बता दो कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ये होते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट समझा रहा हूं मैं। अब तुझे नहीं पता नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, तो ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं मेरा बशीरा। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट तुझे नहीं पता क्या होते हैं, ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं बोल रहा हूं जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होते हैं वो नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर होता है। अब सर
अब सर ये वैलेंसी फैक्टर क्या होता है ये बता दो, ताकि हमारा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सही हो जाए। मतलब देख, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कुछ भी नहीं था, नंबर ऑफ मोल्स थे डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर था। अब मुझे वैलेंसी फैक्टर नहीं पता, मुझे वीएफ नहीं पता, वीएफ नहीं पता, वैलेंसी फैक्टर नहीं पता, तो वैलेंसी फैक्टर मैं अब आपको समझाऊंगा। इतनी बात क्लियर होगी कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट जो होते हैं वो नंबर ऑफ मोल्स पर वैलेंसी फैक्टर होता है। नंबर ऑफ मोल्स में निकालना बता चुका हूं, वैलेंसी फैक्टर आपको समझाना है। अब देखो समझना, वैलेंसी फैक्टर किस किस के लिए डिफाइन होता है? एसिड के लिए डिफाइन होता है, बेस के लिए डिफाइन होता है, और सॉल्ट के लिए डिफाइन होता है, या किसी चार्ज आयन के लिए डिफाइन होता है। तो मैं अभी आपको वैलेंसी फैक्टर एसिड, बेस, सॉल्ट और चार्जेस के लिए बता रहा हूं। मतलब अभी मैंने आपको क्या बताना है? अभी मैंने आपको VLENCY वैलेंसी फैक्टर के बारे में बताना है। और वैलेंसी फैक्टर में किस किस का बताऊंगा आपको, आराम से समझना। वैलेंसी फैक्टर में बताऊंगा एसिड का, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में जबकि कोई कोई चीज गोली जाएगी, एसिड गोली जा सकता है, बेस गोला जा सकता है, साल्ट गोला जा सकता है, गोला जा सकता है ना, साल्ट गोला जा सकता है। अच्छा और क्या? और कुछ आइंस होंगे, है ना, जो मिलेंगे सॉल्यूशन में, तो उनका वैलेंसी फैक्टर मैं आपको सिखा रहा हूं। वैलेंसी फैक्टर आ गया, उस वैलेंसी फैक्टर को नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर देना, तो आपका नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बहुत अच्छे से निकल जाएगा। होप तुझे इतनी बात क्लियर हुई होगी। ठीक, इतनी बात क्लियर, तो मैं सीधा आराम से आपको, आराम से, ना कोई टेंशन लेनी है ना कुछ, बिल्कुल आप बिल्कुल आराम से सुनना, ताकि चीजें आपको अच्छे से क्लियर हों। नॉर्मेलिटी, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर एसिड के लिए अलग होगा, बेस के लिए अलग होगा, साल्ट के लिए अलग होगा, आइंस के लिए अलग होगा। ठीक है, मैं अभी वही करवा रहा हूं। देखो देखो, जो वैलेंसी फैक्टर एसिड के लिए होता है वो क्या होता है? वैलेंसी फैक्टर जो एसिड के लिए होता है वो उसकी होती है बेसिसिटी। क्या होती है? बेसिसिटी। बेसिसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन एसिड गिव। ठीक है, वैलेंसी फैक्टर एसिड के लिए क्या है? बेसिसिटी। बेसिसिटी मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन एसिड गिव। जैसे देखना, HCl है, कितने प्रोटॉन देता है? एक प्रोटॉन देता है, HCl नेगेटिव देता है, तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना है? दैट इज 1। समझ आया नहीं आया? हाँ, H2SO4 दो प्रोटॉन देता है, साथ में SO4 है, यार ये SO4 है, सॉरी। ठीक है, ठीक, SO4 2 नेगेटिव, वैलेंसी फैक्टर इसका कितना हो गया? 2। सुन सुन, पहले बाद में जाना डीप में, पहले ये बेसिक चीज कर ले, फिर तुझे एग्जैक्ट वैलेंसी फैक्टर का मतलब समझ आ जाएगा। ठीक है, H3PO4 तीन प्रोटॉन हैं, PO4 3 नेगेटिव, वैलेंसी फैक्टर कितना होगा? 3 होगा। HCl का भी बता दिया, H2SO4 का भी बता दिया, H3PO4 का भी बता दिया। फिर एक एसिड आता है जिसको बोलते हैं बोरिक एसिड। बोरिक एसिड बड़ा, बहुत ही तेज है, बहुत ही तेज। H3, इसको लिखते हैं H3BO3। अब इसमें क्या होता है? इसमें यह होता है कि भाई इसका जो वैलेंसी फैक्टर होता है ये 1 होता है सिर्फ। इसको प्रोटॉन दिखते 3 हैं, बोरिक एसिड के प्रोटॉन दिखते 3 हैं। कितने दिखते हैं? 3। बट इसका वैलेंसी फैक्टर 1 है। सर क्यों? क्यों क्यों? इसलिए क्योंकि ये जो बोरिक एसिड होता है ये ऐसे होता है, OH OH OH। जब इसको पानी में डाला जाता है, पानी मतलब HOH में डाला जाता है, तो इसका O नेगेटिव यहां से आके इधर जुड़ जाता है, तो हमारे पास ये बनता है BOH OH OH
ओ एच नेगेटिव, और पानी का प्रोटॉन रिलीज करवाता है ये। और कितने प्रोटॉन रिलीज होते हैं? सिर्फ एक। इसलिए बोरिक एसिड का वैलेंसी फैक्टर कितना है? एक। देख ये क्या है? H3 है, H3, 1 2 3। बी एक है, ऑक्सीजन कितने? 1 2 3, BO3। ठीक। इसने क्या किया? इसने ये किया कि इसने पानी का OH नेगेटिव अपने पास रख लिया। तो ये क्या बन गया? ये बन गया जी, ये बन गया, अल्लाह तेरा भला करे। तो ये बन गया, मैं इसको ऐसे बोल रहा हूं, बी, ये बी था, है ना? इसमें कितने OH नेगेटिव हैं? OH नेगेटिव है 4, और एक के ऊपर नेगेटिव आयन है, एक के ऊपर आयन है, याद रखना। और साथ में प्रोटॉन क्या होता है? रिलीज होता है। तो वैलेंसी, एक प्रोटॉन रिलीज हुआ, वैलेंसी फैक्टर कितना है? एक है। तो अगर मैं अच्छे से बोलूं तो इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने दूसरे पेज पे दे दी है। आप ये वैसे भी स्लाइड्स आपको मिलेंगी, आपको टेलीग्राम चैनल पे ये सारी स्लाइड्स मिलेंगी, ठीक है? तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो याद रख लेना कि जो बोरिक एसिड होता है उसका वैलेंसी फैक्टर 1 होता है। एक्सप्लेनेशन अगले पेज पे दे रखी है। ओके सर। अच्छा, अब देख, इसके बाद है बेस। बेस बेस का जो वैलेंसी फैक्टर होता है ना, वो उसकी होती है एसिडिटी। क्या होती है? एसिडिटी। एसिडिटी वो पेट में एसिडिटी नहीं, एसिडिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ OH नेगेटिव आइन बेस गिव। आपको पता है, याद रख लेना, जो एसिड होता है ना, एसिड, जो एसिड होता है, जो एसिड होता है वो क्या करता है? वो H पॉजिटिव देता है, और जो बेस होता है वो OH नेगेटिव देता है, ठीक है? कितने OH नेगेटिव देगा वो उसकी क्या हो जाती है? बेस की एसिडिटी होती है। और वही जो एसिडिटी होती है वही क्या होता है? वैलेंसी फैक्टर होता है। बिल्कुल ध्यान से अच्छे से समझना। देखना, ये NaOH है, Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, एक OH नेगेटिव, तो वैलेंसी फैक्टर कितना होगा? 1 होगा। CaOH ट्वाइस, कैल्शियम 2 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव होंगे 2, 2 निकलेंगे ना, यहां से 2 निकलेंगे। तो इसकी वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएंगे। ऐसे किसी के 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। ओके सर, ओके ओके ओके, ठीक। साल्ट, आपने साल्ट ऐसे देख रखा होगा। देखना, आप अगर आप बिल्कुल बेहतरीन तरीके से देखो ना, साल्ट आपने ऐसे देख रखा है। कैसे? जैसे साल्ट आपने देखा है NaCl एक साल्ट है, ठीक है? AgCl3 एक क्या है? सॉल्ट। तो सॉल्ट का वैलेंसी फैक्टर कैसे पता चलता है? सॉल्ट का वैलेंसी फैक्टर पता चलता है जो सॉल्ट के केस में, जो सॉल्ट के केस में वैलेंसी फैक्टर होता है ना, वो क्या होता है? दैट इज नंबर ऑफ चार्ज ऑन कटाइन और अनाइन। कटाइन और अनाइन के ऊपर क्या चार्ज है, वही उसका क्या होता है? वैलेंसी फैक्टर होता है, ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल देखना, ये NaCl है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। अब या तो कटाइन ले लो या अनाइन ले लो, मैं हमेशा कटाइन लेता हूं, हमेशा कटाइन लेता हूं। तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना है? देखो, +1 का चार्ज है तो वैलेंसी फैक्टर कितना होगा? 1। ऐसे ही कैल्शियम क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड इधर क्या होगा? +2 होगा कैल्शियम के ऊपर, तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। जैसे AgCl3 है, सिल्वर क्लोराइड है, तो ये यहां पे +3 होगा, तो वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा? दैट इज 3 होगा। होप तुझे सॉल्ट वाला कंसेप्ट भी अच्छे से समझ आया होगा। अच्छा, अब मेरी बात ध्यान से समझ। आयन के लिए, आयन देख, कोई भी आयन ले, जैसे Cl नेगेटिव आयन है, -1। देखो, आयन के लिए वैलेंसी फैक्टर जो होता है वो चार्ज होता है। वो क्या होता है? चार्ज होता है। देख, इसके ऊपर -1 चार्ज है, तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होगा? दैट इज 1। Na पॉजिटिव के ऊपर कितना चार्ज है? +1, तो वैलेंसी फैक्टर कितना होगा? 1। कैल्शियम के ऊपर कितना चार्ज है? +2, वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा? 2, ठीक है? SO4 2 नेगेटिव के ऊपर कितना चार्ज है? सल्फेट आयन के ऊपर 2 नेगेटिव, तो इसका जो वैलेंसी फैक्टर होगा वो कितना होगा? 2 होगा। PO4 3 नेगेटिव, वैलेंसी फैक्टर कितना है? दैट इज
3, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज क्या, 3 नेगेटिव। होप तुझे वैलेंसी फैक्टर निकालना बहुत अच्छे से आ गया है। तो देख, वैलेंसी फैक्टर आ गया तुझे, इसी में से आएगा वैलेंसी फैक्टर, इसी में से आएगा वैलेंसी फैक्टर आ गया। अच्छा देख, उस वैलेंसी फैक्टर को जब आप नंबर ऑफ मोल्स से डिवाइड कर देते हो तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आ जाता है, और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को जब आप वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हो तो आपका क्या आ जाता है, आपकी नॉर्मेलिटी आ जाती है। अब मेरी बात ध्यान से समझना, कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, समझना। मतलब इतनी बात तुझे समझ आ गई कि नॉर्मेलिटी में नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट की जगह नंबर ऑफ मोल्स पर वैलेंसी फैक्टर डालना है। काम हमारा क्या हो जाएगा, काम हमारा मतलब जो न्यूमेरिकल होगा वो अच्छे से आ जाएगा। मतलब नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी के बीच में कोई ना कोई रिलेशनशिप है, नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी के बीच में। तो मैं वही रिलेशनशिप आपको अब बताने जा रहा हूं, रिलेशनशिप बिटवीन, ऐसे देखना ए बशीरे, रिलेशनशिप बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी। देख, सब गेम फॉर्मूलों की है। अगर तुझे फॉर्मूले अच्छे से आते हैं, तुझे रिलेशनशिप निकालने की, तुझे रिलेशनशिप अच्छे से निकल जाएगा। ठीक, देख आराम से समझना, गौर लगाना। देख, जब तू मोलैरिटी निकालता है तो वो क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स पर वॉल्यूम, यही होता है, यही होता है। इधर इधर, जब तू नॉर्मेलिटी निकालता है ना, नॉर्मेलिटी क्या निकालता है, नॉर्मेलिटी होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। थोड़ा प्यारा प्यारा लिखेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है, यही होता है। अब समझ 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 समझ, ध्यान से समझ। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट की जगह क्या लिख सकते हो आप, क्या लिख सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स पर वैलेंसी फैक्टर, यही लिखते हो ना। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स पर वैलेंसी फैक्टर। तो इसको लिखो इधर, एन नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट की जगह क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स पर वैलेंसी फैक्टर इनटू वॉल्यूम, इनटू वॉल्यूम। देखना, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, देख 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 देख, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट की जगह मैंने क्या लिख दिया, नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर। इधर का वॉल्यूम ये रह गया। अब तू देख, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू ये मैंने एन लिखा डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर नीचे है, इनटू वॉल्यूम लिखा है ना। नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या है, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या है, मोलैरिटी। तो नॉर्मेलिटी जो होता है वो क्या होता है, मोलैरिटी अपॉन वैलेंसी फैक्टर। ये बात ध्यान में रख लेना, जो नॉर्मेलिटी होती है वो मोलैरिटी अपॉन वैलेंसी फैक्टर होता है। मतलब अगर तूने मोलैरिटी निकाल ली और वैलेंसी फैक्टर तुझे पता है उस सॉल्यूट का, उसको डिवाइड कर दिया तो तेरी नॉर्मेलिटी निकल जाए। इतना समझ आना चाहिए। देख, तेरे दिमाग में इतना होना चाहिए कि जो नॉर्मेलिटा होगा वो मोलैरिटा डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टरा होगा। मोलैरिटी को वैलेंसी फैक्टर से डिवाइड करेगा, नॉर्मेलिटी आ जाएगी। नॉर्मेलिटी को मल्टीप्लाई करेगा, नॉर्मेलिटी को वैलेंसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करेगा तो मोलैरिटी आ जाएगी। दिस इज द रिलेशनशिप, दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी। हाँ, इतना आसान था। हाँ भाई, इतना आसान था। मतलब तुझे इतना पता होना चाहिए, अगर तुझे मोलैरिटी निकालनी आ गई, मोलैरिटी निकालनी, मैं बोलूंगा आपको कि यार नॉर्मेलिटी का सवाल दिया है, पहले मोलैरिटी निकाल और उसको वैलेंसी फैक्टर से डिवाइड कर दे, नॉर्मेलिटी निकल जाएगी। समझ, अभी करके बताता हूं। देख, सिंपल सिंपल, बिल्कुल सिंपल। देख, बड़ी बातें ही नहीं करनी, बिल्कुल सिंपल। देख, मेरे पास ये सॉल्यूशन है, आराम से समझना, ठीक है। 2 लीटर का सॉल्यूशन लिया है अपन ने। कितने लीटर का लिया, 2 लीटर का सॉल्यूशन लिया, 2 लीटर का सॉल्यूशन है, 2 लीटर तेरे पास सॉल्यूशन है, ठीक। इसमें तूने 12 मोल
H2SO4 डाल दिए। H2SO4 क्या? एसिड, 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 एसिड। इतनी बात तो समझ आएगी। मेरे से दो सवाल तेरे से, मेरे से दो सवाल तेरे, तो मैं तेरे से दो सवाल पूछता हूं। मैं बोलता हूं इसकी मोलरिटी भी निकाल, इसकी नॉर्मेलिटी भी निकाल। अब मोलरिटी तो सिंपल निकल जाएगी, देख सॉल्यूशन देख। मोलरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 12। वॉल्यूम कितनी है? 2 लीटर। तो आंसर कितना आ गया? 6 मोल्स पर लीटर। ये इसकी मोलरिटी आ गई। अब तेरे से नॉर्मेलिटी पूछा। क्या पूछा? नॉर्मेलिटी। मैंने क्या बोला था कि जो नॉर्मेलिटी होगी वो मोलरिटी को डिवाइड करना पड़ेगा वैलेंसी फैक्टर के साथ। H2SO4 का क्या वैलेंसी फैक्टर होता है? ये क्या होता है? ये 2 प्रोटॉन देता है कि नहीं देता है? देता है ना, 2 प्रोटॉन। तो इसका जो वैलेंसी फैक्टर होगा वो कितना होगा? 2 होगा। और नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी कितनी है? 6। वैलेंसी फैक्टर है 2, तो आंसर कितना आ गया? 2। नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। मेरी बात ध्यान से समझ ले। नॉर्मेलिटी, मोलरिटी निकल गई। नॉर्मेलिटी निकालना आसान हो जाता है। मोलरिटी निकल गई, नॉर्मेलिटी निकालना आसान हो जाता है। आसान हो जाता है, आसान हो जाता है, आसान हो जाता है, आसान हो जाता है। सच बोल रहा हूं, समझ ले बेटा। मोलरिटी निकल गई, नॉर्मेलिटी निकालना आसान हो जाता है। आया नहीं आया? हाँ आ गया सर, पक्का। चले आगे, अगले टॉपिक में। आगे तो आपको पता ही यार, नंबर ऑफ मोल्स निकालना आ गया है। मोल्स निकालने के कितने तरीके हैं? 3 तरीके हैं। मोल्स निकालना आ गया है, वैलेंसी फैक्टर आपको बता दिया है। जब कभी भी नंबर ऑफ मोल्स को वैलेंसी फैक्टर से डिवाइड करोगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आ जाएगा, कहानी खत्म। अब सुन, इसके बाद नई नई कंसंट्रेशन टर्म आती है जिसको हम बोलते हैं दैट इज मोल फ्रैक्शन। ठीक है, ये शायद 7वीं कंसंट्रेशन टर्म है, मोल फ्रैक्शन। अब आराम से समझ, मोल फ्रैक्शन है क्या? मोल फ्रैक्शन है मतलब, फ्रैक्शन का मतलब होता है डिवाइड करना, है ना। मोल्स को डिवाइड करना ही मोल फ्रैक्शन है। ठीक है, पहले मैं आपको ना इसकी पूरी मतलब पहले पहले मैं इसको आपको एग्जांपल से समझाता हूं, फिर इसकी डेफिनेशन में लिखा दूंगा। ठीक है, देख ध्यान से। मैं बोल रहा हूं मेरे पास सोल्यूशन है। मेरे पास क्या है? सोल्यूशन है। सोल्यूशन में आपको पता है 2 चीजें मिक्स होंगी, है ना। 2 चीजें मिक्स होंगी। मैंने बोला, मैंने एक मिक्स किया ए और उसके नंबर ऑफ मोल्स डाले Na। एक मैंने अशरफ मिक्स कर दिया इसमें, ठीक। और एक मैंने बबीता मिक्स कर दी और उसके नंबर ऑफ मोल्स डाले बी। तो क्या ये सोल्यूशन बन गया अशरफ और बबीता का? मेरे से अगर ये पूछा गया कि मोल फ्रैक्शन ऑफ अशरफ जीटा ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ अशरफ क्या होगा? दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। अब देख, मोल फ्रैक्शन को डिनोट करते जीटा से, एक्स भी बोल, कोई इशू नहीं है, बट तुझे कंसेप्ट पता होना चाहिए कि मोल फ्रैक्शन क्या है। मोल फ्रैक्शन फ्रैक्शन है मोल्स की। तो जब तेरे से पूछा गया मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या है, तो तू क्या करेगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए को डिवाइड कर देगा टोटल नंबर ऑफ मोल्स के साथ। और ये आ गया तेरे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स होता है ए, एन ए प्लस एन बी। ठीक। फिर अगर तेरे से मोल फ्रैक्शन ऑफ बी पूछा गया तो क्या करेगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अच्छे से मैं लिखूं तो ये क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन बी। इतनी बात समझ आएगी? हाँ सर समझ आ गई। क्या अब तू इसकी डेफिनेशन लिख सकता है? हाँ लिख सकता हूं। कैसे लिख सकता हूं? देख, मोल फ्रैक्शन of any component of solution is number of moles of that component to the total number of moles of solution, to the total number of moles of solution। मतलब क्या हुआ कि मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट,
किसी भी कंपोनेंट या अशरफ का कंपोनेंट, तो क्या होगा, ऑफ अ सॉल्यूशन इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ दैट कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। मैं इसमें थोड़ी सी एक चीज ऐड करूंगा, बिल्कुल आराम से समझना। देख, मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट, अशरफ का कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन इज द रेशो, इज द, यहां पे आएगा एक और टर्म, इज द रेशो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स। और एक चीज याद रखना, क्या होगा जब एक्स ए और एक्स बी को आप क्या कर दो, प्लस कर दो, या जीटा ए और जीटा बी को क्या कर दो, प्लस कर दो। देख, जीटा ए प्लस जीटा बी को प्लस करने पे क्या होगा, जीटा ए क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, है ना। ये दोनों नीचे कॉमन है, सेम है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, एन ए प्लस एन बी डिवाइडेड बाय एन टी। और मैंने आपको अभी बोला था कि सॉल्यूशन में दो ही हैं, ए और बी, तो एन टी जो होगा वो एन ए प्लस एन बी के बराबर होगा। मतलब टोटल नंबर ऑफ जो मोल्स होंगे वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी के बराबर होंगे। तो ये ऊपर क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, कट जाएगा तो आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। मतलब अगर आप दो मोल फ्रैक्शंस को सम करो तो आपका आंसर हमेशा 1 आता है। मतलब हमेशा याद रखना कि जब कभी भी आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा, एक मोल फ्रैक्शन आपने निकाला, दूसरा मोल फ्रैक्शन आपने निकाला, दोनों को सम करोगे तो आंसर एक आने वाला है। इसको मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं, देख आराम से समझ, इसको आराम से समझना, पकड़ना जो मैं बोलने वाला हूं, ठीक है। देख, मेरे पास गिलास है, ठीक, इसमें मैंने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर जो डाला वो डाले 4, और मैंने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अल्कोहल, ठीक है, अल्कोहल जो डाला वो कितना डाला, 6 डाले, ठीक है। ये दो डाले, दो कंपोनेंट, और ये सोल्यूशन बना। मेरे से मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर पूछा गया है क्या है, और फिर पूछा है मोल फ्रैक्शन ऑफ अल्कोहल क्या है, ठीक। बिल्कुल आसान है, आसान है, आसान है, समझना इसको। सॉल्यूशन देख, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, वाटर के कितने मोल्स है, 4, टोटल मोल कितने हैं, इस और इसको सम कर दोगे, यही तो टोटल मोल है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अल्कोहल टोटल मोल्स हैं। तो मैं अच्छे से बोलूंगा 4 डिवाइडेड बाय पानी के 4 हैं, प्लस इसके कितने हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अल्कोहल कितना, दैट इज 6। तो ये कितना हो गया, 4/10। आंसर कितना आया, 0.4। इसका क्या आ गया, आंसर आ गया 0.4। इसका क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कितना आ गया, 0.4, ठीक है। अब देख, मोल फ्रैक्शन ऑफ अल्कोहल क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अल्कोहल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अल्कोहल के मोल्स कितने, 6, टोटल मोल्स कितने निकाले हैं, 10। तो आंसर कितना आया, 6 को 10 से डिवाइड करो तो 0.6। अब इन दोनों को प्लस करो, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ अल्कोहल को प्लस करो। वाटर का कितना है, दैट इज 0.4, प्लस अल्कोहल का कितना है, दैट इज 0.6। आंसर हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। मतलब कभी भी सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट होंगे उन सब का मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा 1 के बराबर होगा। यह चीज अपने बैल बुद्धि में डाल दो। नाजिया, शाजिया, रोहन, करण, सरदीप, पीयूष, ओवेस, ओके डन। चलो जी, अब हमारे पास लास्ट आठवां कंसंट्रेशन टर्म आती है, जिसको आप बोलते हो पीपीएम, प्रिय प्रधानमंत्री, प्रिय प्रधानमंत्री, ठीक है। ऐसा नहीं है, ये है पार्ट्स पर मिलियन। ऐसे पार्ट्स पर बिलियन भी है। अगर आपको पार्ट्स पर मिलियन आ गया तो वो बिलियन वाली टर्म आपके लिए बच्चू हो जाएगी, बहुत इजी हो जाएगी। पार्ट्स पर मिलियन क्या है, देखना ये क्या है, इट इज द
इट इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम present in 10 raised to power 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। मतलब यहां पे सॉल्यूशन की क्वांटिटी 10 रेज टू पावर 6 ग्राम लेनी है। 10 रेज टू पावर 6 ग्राम का मतलब पता समझ रहा है ना कितना है? 1 2 3 4 5 6 ग्राम सॉल्यूशन। अगर तो इसको कन्वर्ट करेगा तो ये कितना आ जाए 1000 इंटू 1000 ग्राम। 1000 ग्राम का मतलब क्या होता है 1000 किलोग्राम। 1000 किलोग्राम में कितना सोल्यूट है, 1000 किलोग्राम सोल्यूशन में कितना सोल्यूट है। मतलब सोल्यूशन इधर बहुत ज्यादा लेना है और सोल्यूट क्या रहना है बहुत कम लेना है। इसलिए पीपीएम वहां लिया जाता है जहां पे सोल्यूट की जो क्वांटिटी होती है, सोल्यूट की जो क्वांटिटी होती है वो बहुत बहुत लेस होती है। इतनी ज्यादा नहीं होती है, बहुत 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 लेस होती है, ज्यादा नहीं होती। सोल्यूट की क्वांटिटी पीपीएम में ज्यादा नहीं लेना है, कम लेना है। ठीक, अच्छा इतनी बात समझ आ गई। देखो अब आराम से समझना। देखो बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल बेसिक है, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं, आराम से सुनना। देखो जैसे आपने परसेंटेज में पढ़ा था ना कि कितना सोल्यूट ग्राम में 100 ग्राम में प्रेजेंट है, बट यहां पे क्या है कि कितना सोल्यूट ग्राम में 10 रेज टू पावर 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। बाकी सब सेम है। देखो ध्यान से क्या है, इधर 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 देखना। ए वहां पे आप क्या पढ़ते थे, वहां पे आप पढ़ते थे कि भाई ये पढ़ते थे कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना सोल्यूट डाल के रखा है 2 ग्राम। तो आपका मास परसेंटेज कितना आता था 2 आता था, नहीं आता। अब मैं बोल रहा हूं यहां पे ऐसा नहीं है, यहां पे जो आपका सॉल्यूशन है वो बहुत ज्यादा है, वो है तकरीबन 10 रेज टू पावर 6 ग्राम सॉल्यूशन। इसमें कितना सोल्यूट डाल के रखा है 2 ग्राम सोल्यूट। तो सोल्यूट तो जो आपका इसके में पीपीएम आएगा वो कितना आएगा 2 आएगा। पीपीएम कितना आएगा 2 आएगा। ठीक, 10 रेज टू पावर 6 ग्राम में कितना सोल्यूट डाला है वही पीपीएम है। 100 ग्राम में कितना ग्राम सोल्यूट डाला है वही मास परसेंटेज है, ये दिमाग में रखना। ठीक है, ये दोनों का मैंने कंपैरिजन बता दिया है। नहीं है तो पहले लेक्चर से दोबारा देख ले, लेवल अप करें थोड़ा सा, समझना, आराम से समझ। एक बार और बोलता हूं मैं, ये मेरे पास 10 रेज टू पावर 6 ग्राम सॉल्यूशन है, मैंने 10 ग्राम सोल्यूट डाल के रखा है। पीपीएम बोल जल्दी से, 6 पीपीएम। हो गया आंसर, हो गया, पक्की बात है, हो गया। अब लेवल अप करते हैं। देख एक लेवल अप करते हैं, एक लेवल अप करते हैं। ये मेरे पास क्या है 10 ग्राम सोल्यूट है। अरे सोल्यूट में कुछ भी डाल सकता है, चीनी डाल सकता है, NaCl डाल सकता है, अल्कोहल डाल सकता है। सोल्यूट तुझे मैं सोल्यूट इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कुछ भी डाल सकता है सोल्यूट में। ठीक, इसमें तूने डाला 2 इंटू 10 रेज टू पावर 6 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। अब तुझे 10 रेज टू पावर 6 ग्राम में चाहिए कितना सोल्यूट है, इसमें नहीं चाहिए, इसमें नहीं चाहिए कि 2 इंटू 10 रेज टू पावर 6 में। तो तू क्या करेगा, तूने यूनिटरी मेथड लगाना है ताकि मैं फॉर्मूला तुझे अच्छे से बता पाऊं। ठीक है, फॉर्मूला बता पाऊं, देख कैसे। 2 इंटू 10 रेज टू पावर 6 ग्राम सोल्यूशन में 10 ग्राम सोल्यूट है। इतनी बात क्लियर है, यही तो तुझे नजर आ रहा है। मुझे 2 इंटू 10 रेज टू पावर 6 में नहीं चाहिए, 2 इंटू 10 रेज टू पावर 6 का नहीं चाहिए, मुझे 10 रेज टू पावर 6 का चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं पहले 1 ग्राम का निकालूंगा। 1 ग्राम सोल्यूशन 10 अपॉन 2 इंटू 10 रेज टू पावर 6 ग्राम सोल्यूट होगा, SL। ठीक है,
एक ग्राम सोल्यूशन में कितना सोल्यूट प्रेजेंट है, एक ग्राम सोल्यूट में सोल्यूशन में एक ग्राम सोल्यूशन में एक ग्राम सोल्यूशन में कितना सोल्यूट प्रेजेंट है। अब तुझे 10⁻⁶ इंटू 1 ग्राम सोल्यूशन में कितना सोल्यूट होगा, तो 10/2 इंटू 10⁻⁶ इंटू 10⁻⁶ से इधर मल्टीप्लाई किया तो इधर भी 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई, ग्राम सोल्यूट। ये तेरा क्या आ जाएगा, ये तेरा आंसर होगा, ये वाला तेरा आंसर होगा। अब ये वाला तेरा क्यों आंसर होगा, क्योंकि तुझे 10⁻⁶ ग्राम सोल्यूशन में चाहिए होता है, ठीक है, 2 इंटू 10⁻⁶ में नहीं चाहिए होता। अब सुन 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 सुन, अब देख, जब तू पीपीएम निकालता है ना, पीपीएम, जैसे तूने अभी पीपीएम, ये आंसर है, तो पीपीएम में तूने ऊपर लिया सोल्यूट, सोल्यूट किस में लिया, ग्राम में लिया, नीचे लिया सॉल्वेंट ना सोल्यूशन, किस में लिया, ग्राम में लिया, और मल्टीप्लाई किससे किया, 10⁻⁶ से किया। तो ये तेरा पीपीएम का क्या निकल गया फॉर्मूला। अगर तू यहां से काटेगा, ये यहां से काटेगा, ये कट कट जाएगा, तो यहां से काटेगा तो ये कितना हो जाएगा, 5 आएगा। तो मतलब जो इसका आंसर तेरा निकल रहा है ना, वो कितना है, पीपीएम इज इक्वल टू 5। नहीं समझ आ रहा बेटा, दोबारा 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 देख, ठीक है। अब सुन, मतलब इतनी बात क्लियर होगी कि ये मास परसेंटेज से मिलता जुलता है। मास परसेंटेज में क्या होता था, मास परसेंटेज अगर तुझे याद होना m/m परसेंटेज, तो उसमें ये होता था कि कितना सोल्यूट ग्राम में प्रेजेंट होगा इन 100 ग्राम सोल्यूशन में, 100 ग्राम। और इसका जो फॉर्मूला बनता था m/m परसेंटेज इज इक्वल टू सोल्यूट अपॉन सोल्यूशन, ऊपर भी ग्रामवा है, नीचे भी ग्रामवा है, और मल्टीप्लाई किससे करना है, 100 से करना है। कहानी खत्म। पीपीएम, पीपीएम, पीपीएम में क्या होता था कि कितना सोल्यूट प्रेजेंट है ग्राम में इन 10⁻⁶ ग्राम ऑफ सोल्यूशन। और जब आप इसका फॉर्मूला लिखते थे तो पीपीएम इज इक्वल टू सोल्यूट ग्राम में, सोल्यूशन सोल्यूशन ग्राम में, और मल्टीप्लाई करोगे 10⁻⁶ से। किससे मल्टीप्लाई करोगे, 10⁻⁶ से। मतलब मास परसेंटेज और पीपीएम का कोई ना कोई रिलेशनशिप होगा, तो निकालो। क्या देख रहे हो तुम, निकालो 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 निकालो। अभी मैं क्या करवा रहा हूं, रिलेशनशिप बिटवीन m/m परसेंटेज एंड पीपीएम। आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। देख पहले पीपीएम देख, मैं लिख रहा हूं पीपीएम जो होता है वो सोल्यूट होता है ग्राम में, और सॉल्यूशन होता है ग्राम में, और मल्टीप्लाई करते हो आप 10⁻⁶, है ना। फिर मैं बोल रहा हूं पीपीएम जो होता है वो सोल्यूट होता है ग्राम में, और सॉल्यूशन होता है ग्राम में, और 6 जीरो हैं, 2 जीरो आपने अलग कर दिया, कितने बच गए, 10⁻⁴, 10⁻⁴। ओहो, ये चीज समझ आ रही है क्या है, ये चीज समझ आ रही है क्या है। ए चाचा, यही तो मास परसेंटेज होता था। मास परसेंटेज क्या होता था कि सोल्यूट लेते थे आप किस में, ग्राम में, और सॉल्यूशन में क्या लेते थे, सॉल्यूशन आते थे आप ग्राम में, और है ना, मल्टीप्लाई कर देते थे किससे, 100 से। तो जो पीपीएम आया, जो पीपीएम आया, जो पीपीएम आया वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मास परसेंटेज, और इसको मल्टीप्लाई कर दो 10⁻⁴ से। देखो, अगर मास परसेंटेज पता हो 10⁻⁴ से मल्टीप्लाई कर देना, पीपीएम पर आ जाएगा। और अगर पीपीएम पता हो उसको 10⁻⁴ से डिवाइड कर देना, तो आंसर मास परसेंटेज आ जाएगा। अभी करके बताते हैं, अभी करके बताते हैं। देख, एक सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन है, उसका मास परसेंटेज तेरे सामने दिया है 4%।
तुझे इसका पीपीएम निकालना है, पीपीएम निकालना है, आसान है ना यार, अभी तो करवाया, अभी करवाया, देख कैसे करवाया, देख मैंने क्या बोला, पीपीएम जो होगा वो m अपॉन m परसेंटेज इंटू 10⁴ होगा। कितना है, 4 इंटू 10⁴। आंसर कितना होगा, 4 इंटू 10⁴। फील करवाऊं इसको, फील करवाते, इसको और तरीके से भी फील करवा सकता हूं, टेंशन क्यों कर रहा है, और तरीके से भी तो फील कर सकते हैं, देख आराम से समझ कैसे कर सकता है। देख ये मास परसेंटेज लिखा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब है 4 ग्राम सोल्यूट जो है वो प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन में। तो सॉल्यूशन का वेट दिया हुआ है, सोल्यूट का वेट दिया है, पीपीएम पूछा है, पीपीएम इज इक्वल टू सोल्यूट ऊपर नीचे सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 10⁶। सोल्यूट कितना है 4, सॉल्यूशन कितना है 1000, 100 और ये कितना 10⁶ से ये 2 जीरो चले जाएंगे, यहां से 2 जाएंगे तो 4 बचेंगे, तो आंसर कितना है 4 इंटू 10⁴ पी पी एम। क्या यही लिखा हुआ है, यही लिखा है, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ आया कि नहीं आया। तो मेरी बात ध्यान से समझना, यहां पे हमने कंसंट्रेशन टर्म अच्छे से खत्म कर दिए हैं, कल हम अपने मैन टॉपिक्स पे आ जाएंगे, वेपर प्रेशर पे आ जाएंगे। होप आपको लेक्चर बहुत पसंद आ रहे हैं, मुझे बहुत सारे, एक हफ्ते में बहुत सारे मैसेजेस आए, सर क्यों नहीं ला रहे हो आप लेक्चर, हम इतना प्यार आपके साथ कर रहे हैं, आपके अच्छी 80,000 सब्सक्राइबर करवा दिए, अब भी आप लेक्चर ना लाओ तो क्या फायदा। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं इस चीज के लिए कि भाई थोड़ा सा कंटिन्यूटी में थोड़ी सी मिसिंग इसलिए आई क्योंकि एक तो लाइट का इशू था, तो मैं जैसे उठता था लाइट चले जाती थी तो मन नहीं करता था बनाने का, एक कंटिन्यूटी मेरी भी टूट गई थी। ठीक है, फिर मैंने बोला यार नहीं बनाने हैं लेक्चर, चाहे तुम टुकड़ों में बनाओ बट बनाओ, और रोज रोज के कम से कम 3 से 4 लेक्चर आप अपने यूट्यूब चैनल पे डालो, ये समझदारी मैंने दिखाई है। और आपने क्या करना है, जो ये लेक्चर नोट्स होंगे वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। मैं आज ही 12th क्लास वालों के लिए अलग से टेलीग्राम चैनल बना दूंगा, वहां पे आपकी पीपीटी रोज की क्या हो जाएगी, शेयर हो जाएगी। और क्या बात करनी है, और यही बात करते रहे, हंसते रहो, पढ़ते रहो, ताकि आप कल के दिन कामयाब बनो। ठीक है। और काफी बच्चे ये भी पूछ रहे थे कि सर ये फॉलो करो तो आपका बोर्ड्स हो जाएगा, बोर्ड्स हो जाएगा, नीट हो जाएगी, जेई हो जाएगी, बात समझ है कि नहीं है, बहुत अच्छे से मैं करवाने की कोशिश कर रहा हूं। और जो डाउट नहीं हो, जो डाउट आता है प्लीज मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, ये जो नीचे दिया हुआ व्हाट्सएप नंबर है, ये जो नीचे दिया हुआ व्हाट्सएप नंबर है, इस पे कॉन्टेक्ट करें। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह रखा, शुभ रात्रि, जय हिंद, वंदे मातरम।